नमस्ते, मैं कुमार उत्पल लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं ब्रिटिश कालीन भारतीय आर्थिक इतिहासकार, इकोनॉमिक इंडियन हिस्टोरियन अंडर ब्रिटिश रूल। मैं आपको यह बतलाने की कोशिश कर रहा हूं, समुचीन व्याख्या करने जा रहा हूं कि ब्रिटिश काल में हमारे कौन से भारतीय जो आपको इकोनॉमिक थिंक टैंक के रूप में जाने जाते थे। वह भारतीय आर्थिक चिंतक, इंडियन इकोनॉमिक थिंकर कौन कौन से थे जिनकी पुस्तकों ने तहलका मचा दिया और केवल भारत में ही नहीं, इंग्लैंड के जो बड़े नेता थे, बड़े अधिकारी थे, उनके दिल और दिमाग में बैठा दिया कि आपके शासनकाल में हमारे भारतीयों की हालत बहुत खराब हुई है। और उन्होंने केवल बातों से नहीं, लिखित दस्तावेज, आर्थिक दस्तावेज को प्रस्तुत किया और इसकी हम समग्र विवेचन करेंगे। कब ये लोग वहां जा करके कहे हैं, कौन कौन से लोग गए हैं, कौन कौन से हमारे आर्थिक थिंक टैंकर के रूप में जाने जाते हैं, उन सब के बारे में हम चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण करने जा रहे हैं। आप देखेंगे और इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन लोगों ने कौन-कौन से किताब लिखी और उस किताब का क्या प्रभाव पड़ा? उ इन सब के बारे में लेखा-जोखा आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। चलिए आपको हम बता रहे हैं। यहाँ के यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। यह दादा भाई नौरोजी हैं। आप जान रहे हैं, यह दादा भाई नौरोजी हैं, जिनका जन्म 4 सितंबर 1825 से 30 जून 1917 तक रहे हैं। उसके बाद यह जो है ओल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। यह बहुत ही अच्छे आर्थिक थिंक टैंकर के रूप में जाने जाते हैं। दूसरे व्यक्ति हैं राव बहादुर महादेव गोविंद रानडे। 18 जनवरी 1842 से 16 जनवरी 1901 तक ये रहे और यह जो हैं आपको उच्च अधिकारी मीन्स जज के पोस्ट पर रहे और यह आर्थिक और सामाजिक विचारधारा के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। मैं तीसरे व्यक्ति जिनको आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ, यह व्यक्ति हैं सर सुब्रमण्यम अय्यर जो हैं, जिनका पूरा नाम है सर एस सुब्रमण्यम अय्यर। 1842 से 1924 तक रहे। यह भी कई पद पर रहे, कुलपति भी रहे, लेकिन आर्थिक विश्लेषक के रूप में जाने जाते रहे। दीन शाह इदुलजी वाचा, जिनका जन्म 2 अगस्त 1844 से 18 फरवरी 1936 में इनकी देहांत हो गई। लेकिन इन्होंने इंग्लैंड में जाकर के आपको वेलवाई जो कमीशन था उसके समक्ष इन्होंने बहुत बड़ी प्रतिरोधक और उत्प्रेरक आर्थिक विश्लेषण कर सबको अचंभित कर दिया। मैं उसके बाद आपको बतलाना चाहूँगा राव बहादुर जीवी जोशी। 9 जून 1851 से 20 जून 1911 तक रहे और यह जो हैं सो आर्थिक विश्लेषक के रूप में काफ़ी जाने जाते रहे। मैं गोपाल कृष्ण गोखले 9 मई 1846 से 19 फरवरी 1915 तक रहे। यह एक जाने-माने शिक्षाविद रहे और साथ-साथ यह जो आपको सामाजिक कार्यकर्ता के साथ-साथ आर्थिक विश्लेषक के रूप में जाने जाते रहे। मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ मेजर बीडी बसु। यह जो है बीडी बसु हैं 24 मार्च 1867 से 23 सितंबर 1930 तक रहे और इन्होंने आर्थिक विश्लेषण में
भारत की आर्थिक विश्लेषक के रूप में मूर्धन्य विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। रोमेश चंद्र दत्त जो हैं 13 अगस्त 1848 से 30 नवंबर 1909 तक रहे और यह जो हैं आईसीएस पास करने वाले भारतीय थे और इन्होंने कई पुस्तकों लिख के आपको और विशेष करके आर्थिक विश्लेषक के रूप में, आर्थिक थिंक टैंकर के रूप में, इकोनॉमिस्ट के रूप में इन्होंने अपना पूरा समय दिया और ज्ञान विज्ञान से लोगों को ऊर्जित किए हैं। मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ कि ब्रिटिश आर्थिक नीति के विश्लेषण की शुरुआत कैसे हुई, कौन लोग किए, कौन-कौन से व्यक्ति इसमें आगे आए, इस पर भी मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। 1870 से 1905 के बीच में भारतीय बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन के आर्थिक पहलुओं पर जबरदस्त प्रहार किया। लेखनी के द्वारा और वक्तव्य के द्वारा। तो इनके कृतित्व और वक्तृत्व पर चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं सबसे पहला नाम परम आदरणीय दादा भाई नौरोजी की चर्चा करूँगा, जो धन निष्कासन का सिद्धांत जिन्होंने दिया। उसके बाद न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे, जो आधुनिक औद्योगिक विकास की रूपरेखा दिया, उनके बारे में भी आपको आगे चर्चा कर रहा हूँ। रमेश चंद्र दत्त, भारत का आर्थिक विकास पर इनका विचार रहा है, तो उनके बारे में भी बताऊंगा आपको। उपर्युक्त तीनों के अलावे जीवी जोशी हैं, जी सुब्रमण्यम अय्यर हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको ठक्कर बापा भी कहा जाता है, तत्कालिक अर्थव्यवस्था को अति सूक्ष्म रूप से विश्लेषण कर औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के दुष्प्रभावों को समचीन व्याख्या किया है और स्पष्ट कर दिया। मीन्स आपको एक ऐनक की तरह से आपकी अपनी आर्थिक स्थिति को देख सकते हैं। जो ब्रिटिश सरकार यह कहती थी कि हम आए हैं तो भारतीयों की आर्थिक उत्थान किए हैं, वह बात एकदम झूठा साबित हो गया। मैं यहाँ पर आपको चित्रों के द्वारा भी उन लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर सुबियर सुब्रमण्यम अय्यर 1 अक्टूबर 1842 से 6 दिसंबर 1934 में इनकी मूर्ति जो है आपको विश्वविद्यालय के गेट पर यह बनाया गया है, उनके प्रांगण में यह बनाया गया है। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ इनके बारे में और भी आगे बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा है राव बहादुर जीवी जोशी हैं, 9 जून 1851 से 20 जून 1911 तक रहे। इन्होंने भी काफ़ी आर्थिक एनालिसिस किया है। गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे और इनके पॉलिटिकल गुरु रानडे साहब थे। और 9 मई 1866 में इनका जन्म हुआ। 19 फरवरी 1915 में इनका देहांत बहुत ही कम उम्र में ही चले गए, लेकिन समाज के लिए इन्होंने बहुत कुछ छोड़ दिया। मैं आपको बतला रहा हूँ, ये तीनों व्यक्ति का तस्वीर भी मैंने शेयर इसलिए कर दिया हूँ कि जीवी जोशी जो हैं सो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको जीवी जोशी का तस्वीर है। सुब्रमण्यम अय्यर का जो है मूर्ति जो है स्टैचू है यहाँ पर है और गोपाल कृष्ण गोखले की स्टैचू यहाँ पर है। तो आपके इनके व्यक्तित्व को आपने देखा। मैं आपको बता रहा हूँ 1899 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है। भारतीय पूंजी और संपत्ति के निष्कासन का मुद्दा सर्वप्रथम रहा। तो यह ठीक है, राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी आवश्यक है, लेकिन उसमें जो है
आप हाथी के दाँत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, मीन्स आप दिखा रहे हैं हम आपकी भलाई कर रहे हैं और आप घून की तरह आप घून की तरह ही हमारी अनाजों को खा रहे हैं या जौ की तरह हमारी लीच जो जिसको कहा जाता है हमारे खून को आपको चूस रहे हैं, यही स्थिति थी। आइए मैं थोड़ा-सा वेल्बी आयोग पर चर्चा करके और भी आपको पूरे के पूरे आपको समुचीन व्याख्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। वेल्बी आयोग बना था 1895 में स्थापित किया गया था। भारत में व्यर्थ खर्च की जाँच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित किया गया यह वेल्बी आयोग था। इसका आधिकारिक नाम भारत के व्यय प्रशासन पर रॉयल कमीशन या बनाया गया था। यह दावा किया जाता था कि आयोग ने अत्यधिक व्यय को कम करके भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार किया है। आयोग के सदस्य गण की भी मैं थोड़ा-सा आपको परिचय करा रहा हूँ कि पहला जो है या लॉर्ड वेल्बी जो इस आयोग के अध्यक्ष हैं और लॉर्ड चमन और टी.आर. बुकानन संसदीय प्रतिनिधि के रूप में है विलियम वेडनबर्ग। विलियम वेडनबर्ग जो हमारे कांग्रेस के आदरणीय अध्यक्ष प्रेसिडेंट के रूप में जाने जाते हैं और जो यो ह्यूम के बायोग्राफर भी रहे हैं विलियम वेडनबर्ग। दादा भाई नौरोजी तो हैं ही। विलियम एस केन थे, भारतीय हितों के प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते थे। इसके अलावे हमारे जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, दीनशाह वाचा जो है 1897 में आयोग के समक्ष पेश हुए और यह जो आयोग है 1895 में ये आपको बनाया गया था। मैं आपको बता रहा हूँ इसके विवरण थोड़ा-सा मैं विस्तार में देना चाहता हूँ क्योंकि इससे बहुत सारी आपको कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1900 में प्रकाशित वेल्बी कमीशन की रिपोर्ट में ऐसे कई मामले सामने आए जिनमें भारत सरकार द्वारा अत्यधिक और अन्यायपूर्ण अनैतिकता की चरमोत्कर्ष ब स्थिति को दर्शाता है जिसमें भुगतान किया था अन्यायपूर्ण तरीके से। एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बता दे रहा हूँ रेड सी जो है लाल सागर जो है और इंडिया टेलीग्राफ कंपनी के बारे में बता रहे हैं। 1858 में हुआ था जिसमें 11 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का निवेश किया गया था। हालाँकि कंपनी का संचालन कुछ दिनों के बाद ध्वस्त हो गया जब टेलीग्राफ लाइन टूट गई। इसे 50 वर्षों तक अपनी पूंजी पर गारंटीकृत यह जो है आपको 4.5% रिटर्न प्राप्त करना जारी रहा। जैसा कि वेल्बी आयोग के रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, 1861 में यह घोषणा करते हुए एक अधिनियम पारित किया गया कि टेलीग्राफ के चालू होने पर गारंटी सशर्त नहीं थी, लेकिन यह तो सशर्त नहीं थी, कहने के लिए थी और वह थी। आयोग के रिपोर्ट ने वित्तीय व्यवस्थाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का आह्वान किया। भारतीय राजस्व की कीमत पर अंग्रेजी लागतों को मुक्त नहीं किया जाना था। ब्रिटिश साम्राज्य के सदस्य के रूप में भारत को सहायता प्रदान करने के लिए तैयार रहना था। भारत कार्यालय भारत को प्रभावित करने के आरोप के बारे में विमर्श किया गया। इंग्लैंड के लिए भारत के भुगतान पूर्व स्वतंत्रता भारत में एक स्थिर विनिमय मिशन से बांध दिया जाना चाहिए कि किया जाना चाहिए। इस पर काफ़ी विश्लेषण हुआ। मैं आपको बतला रहा हूँ इसमें बहुत सारी चीज़ें की आपको
एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। समझिए ऐनक में जिस तरह से आप अपना चेहरा देखते हैं, भारत की आर्थिक तस्वीर को इसमें दिखाई पड़ने लगा। इस पर और भी हम आगे आपको बतलाएँगे किस तरह से हमारे नेतागण जो हैं वेलबी आयोग के सामने कैसे प्रस्तुत किया और कौन-कौन से व्यक्ति आए, उस सब पर भी हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। सुब्रमण्यम अय्यर के बारे में बता दें, यह 1 अक्टूबर 1892 ईस्वी को मदुरा जिले मद्रास राज्य में इनका जन्म हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम स्थापना में इन्होंने आपको मद्रास प्रांत के जितने भी प्रतिनिधि थे, उसके नेतृत्व किए। यह मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। एनी बेसेंट ने जब होम रूल लीग की स्थापना की, तो संस्था के मानद अध्यक्ष बनाए गए। हिंदू तीर्थों की सुधार के हेतु धर्म संरक्षण सभा भी बनाई थी। धार्मिक साहित्यों के प्रकाशन के लिए शुद्ध धर्म मंडली की स्थापना की। होम रूल लीग की गतिविधियों के कारण जब एनी बेसेंट मद्रास में नजरबंद कर दी गई, तो सुब्रमण्यम उसकी रिहाई के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन को पत्र लिखा था। इस पर वायसराय चेम्सफोर्ड ने जब उनकी आलोचना की, तो अय्यर ने ब्रिटिश सरकार की दी हुई सर की उपाधि लौटा दी। कितने त्यागी आदमी थे, आप इसे समझ सकते हैं। और इन्होंने आपको काफ़ी आर्थिक विश्लेषण को पुरजोर कोशिश करके लोगों के सामने ही नहीं, अंग्रेज़ों के सामने रखने का प्रयास किया। धन निकासन का सिद्धांत जो है इसका अभिप्राय उन समस्त भुगतानों से था जो भारत द्वारा ब्रिटेन को बिना किसी प्रतिफल और उत्तरदायित्व के दिए गए। धन निष्कासन का सिद्धांत का वर्णन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपने पुस्तक में किया गया। यह जो है यह बहुत बड़ी बात थी। 2 मई 1867 को लंदन में हुई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बैठक में पढ़े गए अपने लेख इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया आप देख रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लाला लाजपत राय द्वारा लिखित इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया यह जो है लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई है। और इस पर पर काफ़ी विचार विमर्श हुआ और यह जो है ऐसी मान्यता प्रस्तुत किया गया कि ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में इस देश की संपदा को छीन रही है। आपको बता रहे हैं हमारे कॉटन को यहाँ से ले जाते थे कॉटन को और किसान को ठीक से मजदूरी और उसको ठीक से उसका पूंजी निवेश भी नहीं मिलता था, उसको जबरन ले करके चले जाते थे सस्ते रूप में और वहीं पर इंग्लैंड में वह बनता था कपड़ा और यहाँ पर जो है बिना आयात शुल्क को यह दिए हुए भारत को वह सब लोगों को बांट देते थे। आप समझ सकते हैं उनकी दोहरी नहीं, चौगुनी नहीं, 8 गुनी प्रॉफिट होती थी। आप इसे समझ सकते हैं कि धन का निष्कासन कैसे होता था। मैं आपको बता दे रहा हूँ इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो रमेश चंद्र दत्त जो लिखे थे, उसमें उन्हें भारत से हो रही निकासी का उदाहरण आज तक विश्व के किसी अन्य देश में ढूँढने से नहीं मिल सकता, उन्होंने यह चर्चा की है। तो आप समझ सकते हैं यह इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है सो बहुत अच्छी पुस्तक है रमेश चंद्र दत्त का जो आईसीएस थे। मार्क्स ने इसे ब्लीडिंग प्रोसेस कहा था। मार्क्स ने इसे ब्लीडिंग प्रोसेस कहा था। देखिए कितनी बड़ी बात है। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा की जा रही धन निकासी के विभिन्न तरीकों को वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा यह सिद्ध किया कि अंग्रेज भारतीयों के शोषण की पूंजी और साधनों का ब्रिटेन में भुगतान कर रहे हैं, उसे भारत को कुछ नहीं मिल रहा। भारतवासियों को कुछ नहीं मिल रहा। इसी पर मैं आपको बता रहा हूं कि बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पुस्तक को जरूर आप ध्यान रखेंगे। इस पुस्तक को जरूर ध्यान रखेंगे जो आरसी दत्त के द्वारा दी गई है। ब्लीडिंग प्रोसेस मार्क्स के द्वारा दी गई है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप।
और ये 1896 में कल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में नौरोजी के सिद्धांत को स्वीकार किया गया और दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी सिद्धांत को उन्होंने ऐसा एक शब्द दिया है जो स्लोगन के रूप में आज भी बीपीएससी यूपीएससी में पूछे जाते हैं। अनिष्टों का अनिष्ट, इविल ऑफ ऑल इविल की संज्ञा उन्होंने दे दी। यह जो है अगर इस शब्द की अगर विश्लेषण किया जाए तो 1 सप्ताह से अधिक समय लगेंगे। यह इतनी भयावह परिदृश्य को दिखाता है कि जिससे हमारी आर्थिक स्थिति जो है तार-तार हो जा रही है। तो इसलिए मैं ये एक शब्द में ही सारे शब्दों का सार है, एविल ऑफ ऑल इविल। आप समझ सकते हैं। मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष जॉन सुलिवान ने हमारी व्यवस्था पर बहुत कुछ स्पंज की तरह काम कर रही है और उसके द्वारा गंगा तट से सारी अच्छी चीज़ों को सोख लिया जाता है और टेम्स नदी के किनारे लाकर उसे निचोड़ा जाता है। मीन्स आप समझ सकते हैं, सुलीलमान जो थे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष थे, उन्होंने यह बात कही है। आप समझ सकते हैं कि यह स्पंज जो है गंगा नदी से वह सोखती है और आपको टेम्स में उसके जो सोखी हुई चीज़ों हैं, जो धन संसाधन है टेम्स नदी में रख दे रही है। इस बात के पीछे बहुत सारी बातें हैं, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। अ, मैं आपको अब आ रहा हूँ दादा भाई नौरोजी, जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, जो इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाए, जिन्होंने इंडिया पत्रिका जिससे निकलती थी और कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष हुए 1886 में आपको कलकत्ता में, 1893 में लाहौर में, 1906 में कलकत्ता में बने थे। ये जो थे सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से भारत की एक दस्तावेजी पुरुष थे, जो सभी चीज़ों का दिमाग में रखते थे और सभी चीज़ों को वह अंग्रेज़ों के सामने रखते थे। और यह आप जान ही रहे हैं कि 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे, तो वहाँ पर ये सारे तर्क पूर्ण बातें रखते थे और वह तर्कपूर्ण बातें थी। ऐसी बातें थी कि जो मांस को गिरा देता था, हड्डी साफ-साफ दिखाई पड़ता था। आप इसे समझिए, ऐसे सार्कास्टिक लैंग्वेज का प्रयोग करते थे जो आपको हृदय विदारक भारत के लोगों की हृदय विदारक स्थिति को गरीबी की चरमोत्कर्ष स्थिति को वहाँ बताते थे और जिससे काफ़ी अंग्रेज इनसे प्रभावित थे। बहुत उदारवादी अंग्रेज जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, जो मानवता और मनुष्यता की बात करने वाले थे, वह इनके प्रबल समर्थक थे। इसको ध्यान में रखिएगा। आपको बता देते हैं कि ज्ञान प्रसार मंडली नाम से इन्होंने एक संस्था बनाई और मुंबई के लड़कियों के लिए हाई स्कूल की व्यवस्थापना किए थे और यह जो है सबसे बड़ी बात इनकी थी कि आर्थिक नीतियों पर यह सबसे अधिक आपको चोट किए थे। वह चोट साधारण चोट नहीं थी, वह चोट आप समझते हैं कि सुनार की चोट नहीं थी, वह लोहार के घन की चोट थी और वह वहाँ पर जब यह आपको बता देते हैं कि प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इन्होंने जब यह बात बोलना शुरू किया तो सबके दांत खट्टे हो गए। मैं आपको बता दे रहा हूँ इनकी जो धन के बहिर्गमन निष्कासन के सिद्धांत को जिन्होंने प्रतिपादित किया था और वह पुस्तक थी यह बराबर हर एक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह किताब यहीं पर है। आप देख रहे हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। यह दादा भाई नौरोजी हैं, आप ध्यान रखेंगे। मैं आप आता हूँ न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे पर। यह जो है महाराष्ट्र नासिक
के में जन्म लेने वाले महाराष्ट्र प्रांत के हैं, निफार गांव में जन्म लिए, चित्पावन ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। आपको बता देते हैं उनकी प्रथम पत्नी की मृत्यु के बाद रामाबाई रानडे से विवाह किया, जिसे उन्होंने पढ़ाया, लिखाया, शिक्षित ही नहीं किया, बल्कि शैक्षणिक और सामाजिक सुधारों के कार्यक्रमों में उनको लगाया। मैं उनको बता देता हूँ, जहाँ उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने बहुत सारे सामाजिक और शैक्षणिक कार्य कर के समाज के बच्चों को ही अपना बच्चा समझ के उन्होंने काम किया। मैं बता रहा हूँ आरंभिक काल इनका कोल्हापुर में बीता, जहाँ पर इनके पिता मंत्री थे, और एलिफिंस्टन कॉलेज में 14 वर्ष की आयु में इनकी पढ़ाई जारी हुई। बम्बई विश्वविद्यालय के में कला स्नातकोत्तर एवं विधि स्नातकोत्तर एलएलबी की परीक्षा पास करके प्रथम श्रेणी से इन्होंने उत्तीर्ण किया। यही बहादुर महादेव गोविंद रानडे साहब हैं, जिनका जन्म 18 जनवरी 1842 और 16 जून 1901 में इनकी मृत्यु हुई। और इन्होंने, आपको बता देते हैं, ये मुंबई स्मॉल कोर्ट में चतुर्थ न्यायाधीश और प्रथम श्रेणी उप न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए और उच्च न्यायालय से भी जुड़े रहे, वैधानिक परिषद के भी सदस्य रहे। इनको कई अवार्ड भी मिला, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर भी मिला, और कई तरह के जैसे द डेक्कन एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश की पदभार को संभाले। इनकी जो पुस्तकें हैं, एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी, यह बहुत ही अच्छी पुस्तक है। रानडे इकोनॉमिक राइटिंग जो है बहुत ही अच्छी है, जिसको बिपिन चंद्रा, जो बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने इसको कंपाइल किया है। और आपको वैसे तो इनकी कई किताबें हैं, लेकिन यह दोनों जो है आर्थिक विश्लेषण के लिए यह दोनों पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी हम आर्थिक पहलुओं पर ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। आपको बसु, वामन दास बसु 1867 से 1930 तक रहे, और यह वैसे सिविल सर्जन थे, प्रसिद्ध लेखक भी रहे। और इन्होंने राइज ऑफ क्रिश्चियन पावर इन इंडिया 1923 में लिखा, द कोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन बाय यूरोपियंस 1925 में लिखा है, और रूइंस ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री को भी लिखा है। आप देख रहे हैं यह तीनों पुस्तकें, या वामन दास बसु हैं, जो एक सर्जन होते हुए भी आर्थिक विश्लेषक के रूप में बहुत जाने जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, राइज ऑफ द क्रिश्चियन पावर इन इंडिया इन्होंने ही लिखा था। आपको कोलोनाइजेशन इन इंडिया बाय यूरोपियंस लिखे हैं, रूइंस ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री ड्यूरिंग ब्रिटिश राज। रूइंस मीन्स होता है, आपको जो हम कहते हैं, रूइंस हो गया मीन्स अवशिष्ट या अवशेष के रूप में, या टूटे फूटे रूप में जो हमारी इंडस्ट्री थी ब्रिटिश राज में, उसी के बारे में बहुत ही अच्छे रूप में वर्णन किए हैं। इनकी भाषा ही बहुत ही प्रांजल भाषा है, लुसिड मैनर में लिखे हैं, और पूरा के पूरे विश्लेषक के रूप में, जिस तरह से सर्जन एक एक चीज को सर्जरी करता है शरीर में, और फिर अच्छी तरह से सिलाई कर देता है, और इन्होंने उसी तरह से, यह एक सर्जन तो थे ही, और यह जो है आपको आर्थिक सर्जरी करके और उसका उपाय भी, इलाज भी इन्होंने बता दिया। और आपको अंग्रेज सरकार को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसे आदमी कौन है। तो इनके बारे में जब जानकारी मिली, तो सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। मैं आपको बता रहा हूँ सर दीनसा इडलजी वाचा को बतला रहा हूँ, जो 2 अगस्त 1844 से 18 फरवरी 1936 तक या रहे।
आपको बता रहा हूँ, ये सर दीनसाई डलजी वाचा है। इनकी पुस्तक जो सबसे पहली आई 1910 में रिसेंट इंडियन फाइनेंस है। उसके बाद राइज़ एंड ग्रोथ ऑफ बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष भी रहे, उसके हेड रहे। तो उसकी पूरी लेखा जोखा भी प्रस्तुत किए। लाइफ एंड वर्क्स ऑफ जे एन टाटा, जो उद्योगपति थे, उनके बारे में भी आर्थिक विश्लेषक के रूप में इन्होंने किया है। स्पीच एंड राइटिंग ऑफ सर दीनसाई इडुलजी वाचा जो है, इस पर भी उन्होंने लिखा। सेल्स फ्रॉम द सैंड्स ऑफ बॉम्बे बिंग माई recollections and reminiscence since 1860 to 1875 दीनसाई डुलजी वाचा के द्वारा लिखी गई है। यह अमर आपको आर्थिक पुस्तक है जिसको इन्होंने लिखा है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब इनको जांच कमीशन में नियुक्ति हुई और यह जो है सैनिक और प्रशासनिक व्यय का के लेखा जोखा करने के लिए यह ब्रिटेन जाना था, तो इन्होंने कमर कस ली और पूरा विश्लेषण को लेते हुए यह लंदन 1897 में पहुंच गए, जिसके बारे में मैंने जस्ट अभी आपको चर्चा किया है, जो यहाँ पर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। यह जो है वेल्बी आयोग जो है उसी के तहत यह गए हुए थे और वहाँ जा कर के इन्होंने क्या इतना सुंदर समुचीन प्रस्तुतिकरण किया है, कुछ कहने के लिए नहीं है। अब यह जो है आपको इनके साथ मदद के लिए आपको गोपाल कृष्ण गोखले भी गए थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुब्रमण्यम अय्यर को भी भेजा गया था। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय जनता की गरीबी और आर्थिक तबाही का जो सही चित्र प्रस्तुत किया, उसमें और उसकी भाषाओं की धारदार धुरंधर बल्लेबाज की तरह जब छक्का उड़ाने लगे तो लोग चकित रह गए और इन्होंने ऐसा वहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया है। वैसे यह अध्यक्ष मैंने बताया है कि म्युनिसिपल बम्बई कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष भी रहे। उस समय भी यह काफ़ी अच्छा काम किए हैं और उस समय की स्थिति को उन्होंने बहुत कुछ रखने की कोशिश किया है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, रमेश चंद्र दत्त जो दादा भाई नौरोजी, सर दीनसाई डलजी वाचा, मेजर बीडी बसु के साथ-साथ यह चौथे सबसे बड़े आर्थिक चिंतक थे, जिन्होंने ड्रेन थ्योरी का प्रतिपादित किया। मैं इनकी कुछ पुस्तकों के जो आर्थिक विश्लेषक के रूप में बहुत अग्रिम पंक्ति में है, जिसमें द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया की दूसरी वॉल्यूम है और फेमिन्स एंड असेसमेंट इन इंडिया इन 1900 वह 1900 की स्थिति में जो फेमिन्स एंड असेसमेंट हुआ था, उसकी पूरी लेखा जोखा इन्होंने प्रस्तुत किया है। आपको मैं बता देता हूँ कि यह जो है, जबकि इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत व्यापार करने में काफ़ी धन अर्जित किए और ये 1868 में आईसीएस की परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड गए और 1869 में परीक्षा में यह तीसरा पूरे जहाँ-जहाँ परीक्षा ली जाती थी आपको ब्रिटिश कालीन राज्यों में, उसमें वह तीसरा पोजीशन लाए और 1871 में भारत में आए और यहाँ पर उन्होंने आपको कई तरह के काम किए हैं और इस काम के बाद उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय भारतीय इतिहास के प्राध्यापक के रूप में रहा। इनकी 2 किताबें बहुत प्रसिद्ध हुई, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जिसके बारे में 2 वॉल्यूम में है और फेमाइन्स एंड असेसमेंट इन इंडिया ये भी बहुत फेमस हुई। फेमिन्स एंड लैंड असेसमेंट इन इंडिया जैसी पुस्तक तो लिखी ही नहीं गई और इसकी सराहना रूसी अराजकतावादी जो दार्शनिक प्रिंस क्रोपाटकिन ने भी काफ़ी किया है और द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया की तो कोई बात ही नहीं है। यह तो आपको दादा भाई नौरोजी
के बाद यह जो पुस्तक है, यह दूसरी पुस्तक है, जिसके बारे में हमेशा हर एक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। वैसे तो बहुत सारी इन्होंने किताब लगभग विंशाधिक 20 से अधिक पुस्तकों की रचना किए हैं, विभिन्न विषयों पर रचना किए हैं, कल्चर से लेकर के और ऋग्वेद से लेकर के और आपको साहित्य से लेकर के कई तरह की रचना की है। लेकिन आर्थिक चिंतक के रूप में, आर्थिक विश्लेषक के रूप में दादा भाई नौरोजी, सर दिनसाई दलजी वाचा, मेजर बीडी बसु के बाद चौथे स्तंभ के रूप में, आर्थिक चिंतक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये सब कुछ बातें हैं, आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि यह बीपीएससी, यूपीएससी में पूछे जाते हैं। जय हिंद।